दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। हवाई और रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। तो कोहरे की वजह से दिल्ली में आज कैसी तस्वीरें निकल कर आई, आप देखिए। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम और साथ ही तापमान भी काफी नीचे रहा। इस कोहरे की वजह से फ्लाइट और ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। तो कोहरे की वजह से आज दिल्ली एनसीआर का हाल क्या रहा, इन तस्वीरों में आप देखिए। कई जगह तो बिल्कुल शून्य रही विजिबिलिटी, यानी कि कुछ भी सड़कों पर नजर नहीं आ रहा। तो गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो गई। बुधवार की सुबह कोहरे ने पूरी तरीके से कोहराम मचा लिया है। सुबह से ही ये शून्य विजिबिलिटी आपको नजर आएगी। सुबह के इस वक्त 7:40 हैं और गाड़ियां जो हैं वो हेडलाइट जलाकर चल रही हैं और हेडलाइट से भी उनकी जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। विजिबिलिटी पूरी तरीके से शून्य है। गाड़ियों की रफ्तार लगभग थम सी गई है और यही वजह है कि गाड़ियों के रफ्तार की कम होने की वजह से लोगों को अपनी मंजिल पर काफ़ी देर से पहुँचने में प्रॉब्लम हो रही है। हवाई यातायात और रेल यातायात पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है और यही वजह है कि कई ट्रेनें काफ़ी घंटों की लेट से चल रही है, जबकि कई जो फ्लाइट है उनको डाइवर्ट किया गया और कई फ्लाइट्स को रद्द किया जा रहा है। फिलहाल सुबह जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं वो लोग अपने घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो इस तरीके का घना कोहरा देख रहे हैं। कई जगह से एक्सीडेंट्स की भी खबर आ रही है कि कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में लड़ गई हैं। फिलहाल जो मौसम विभाग है उसका कहना था कि बुधवार की सुबह घना कोहरा पड़ेगा, तो सामने साफ नजर आ रहा है कि विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है और 8 बजे भी गाड़ियां हेडलाइट जला के चल रही हैं और देर तक ये कोहरा रहेगा। इसके अलावा दिन भर बुधवार को आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और शाम को बारिश होने की भी संभावना है। बुधवार को ही कोहरा नहीं पड़ेगा, मौसम विभाग की माने तो 16 जनवरी को भी इसी तरीके से घना कोहरा का सामना लोगों को करना पड़ेगा। फिलहाल दिल्ली और एनसीआर में इतना ज़्यादा कोहरा ये तीसरी या चौथी बार है जब पड़ रहा है और इसी वजह से जो गाड़ियां हैं वे बेहद कम रफ्तार में फिलहाल चल रही हैं। लोगों को इस कोहरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो देखिए पुनीत की आपने रिपोर्ट देखी और इस वक्त लाइव हमारे साथ डीएनडी से पुनीत जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पुनीत, सुबह के 8 बज रहे हैं और फॉग अभी भी बना हुआ है, कोहरा अभी भी आपके पीछे हम देख पा रहे हैं। जाहिर तौर पर जो गाड़ी चलाने वाले चालक है उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त क्या नजारा है जरा दिखाइए, क्योंकि मौसम विभाग तो ये भी कह रहा है कि कल भी इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। बिल्कुल, मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि बुधवार की सुबह घना कोहरा पड़ेगा और विजिबिलिटी शून्य रहेगी। तो सामने पूरी तरीके से नजर आ रहा है कि घना कोहरा पूरे दिल्ली और एनसीआर में इसी तरीके से होगा। सुबह के 8 बज चुके हैं लेकिन फिलहाल जो विजिबिलिटी है वो अब 50 मीटर कुछ इलाकों में पहुंची है, जबकि कुछ इलाके में दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर इलाके में अभी भी विजिबिलिटी लगभग शून्य है। IGI एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर के आसपास है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को भी इसी तरीके से घना कोहरा पड़ेगा। बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में और उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है और यही वजह है कि जबरदस्त शीत लहर भी चल रही है, यानी कि डबल अटैक दिल्ली और एनसीआर वालों को हो रहा है। एक तरफ शीत लहर है तो दूसरी तरफ जो घना कोहरा है उसका भी सामना करना पड़ रहा है। हवाई यातायात और रेल यातायात पर भी असर है। कई जो फ्लाइट है उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, कई को रद्द किया जा रहा है। इसके अलावा कई घंटों की देरी से जो ट्रेन है वो चल रही है। रफ्तार घना कोहरा इतना ज्यादा है कि गाड़ियों की रफ्तार खासतौर से हाईवेज पर थम सी गई है और कई जगह एक्सीडेंट भी देखने को मिल रहे हैं। जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उन लोगों को भी काफी स्लो अपनी गाड़ी चलानी पड़ रही है। हेडलाइट भी जला करके चल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ठीक से नहीं चल रहा। सुबह के 8 बजे और आप देखेंगे कि गाड़ियां जो है वो फिलहाल हेडलाइट जला करके उनको इस तरीके से चलना पड़ रहा है। फिलहाल अगले 1 से 2 दिन और लोगों को घने कोहरे से बिल्कुल भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और बुधवार की शाम तक हल्की बूंदाबांदी का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है कि दिन भर काले बादल छाए रहेंगे आसमान में और शाम होते होते दिल्ली और एनसीआर में बारिश की भी संभावना। बिल्कुल, यानी कि ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, बारिश हो सकती है और कहा जा रहा है कि फॉग भी कल भी इसी तरीके से कोहरा बना रह सकता है। ये मौसम विभाग का अनुमान है। शुक्रिया आपका पुनीत, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आज नेवी को मिलेंगे 2 एडवांस युद्धपोत, एक सबमरीन भी होगी नौसेना में शामिल। पीएम आज देश को समर्पित करेंगे युद्धपोत। नेवी क्षमताओं के लिए एक विशेष दिन, ये कहा है प्रधानमंत्री।
भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं है, क्योंकि आज वो तारीख है जब भारत के इतिहास में गौरवशाली बनने जा रही है। आज भारतीय नौसेना को एक साथ 3 महाबली मिलने वाले हैं। 2 युद्धपोत INS सूरत और INS वाकशीर के साथ एक पनडुब्बी नीलगिरी को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। इस दौरान वे मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के 3 महत्वपूर्ण युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाकशीर पनडुब्बी को देश को समर्पित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की समुद्री रक्षा को और मजबूत बनाना है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जबकि 15 जनवरी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 3 युद्धपोतों को कमीशन किया है और हमारी नौसेना में आज शामिल हुए हैं। हमारी नौसेना की ताकत बहुत और बढ़ गई है। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाकशीर सबमरीन के शामिल होने से भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता कई हद तक बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, ये तीनों स्वदेशी निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण भी हैं। ये तीनों मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डिजाइन और बनाए गए हैं। तो इस तरीके से भारतीय नौसेना अपनी ताकत, अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रही है, उसमें लगातार इजाफा कर रही है और समुद्री सीमाओं को किस तरीके से पुख्ता करना है और दुश्मन के सामने एक शक्तिशाली सेना बनकर उभरना है, उसको लेकर भी लगातार काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाषीष के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। और विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद ये पहला मौका है जब पीएम महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। विपक्षी खेमे में बिखराव के बीच पीएम का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मोदी महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के करीब 272 विधायकों को संबोधित करेंगे। इनमें हाल के विधानसभा चुनाव में चुने गए विधानसभा सदस्यों के अलावा महायुति के सभी विधान परिषद सदस्य भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ विधायकों के साथ प्रधानमंत्री की इस प्रकार होने वाली ये पहली बैठक होगी। माना जा रहा है कि 2024 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी और साथी दलों के विधायकों से एक साथ मिलकर सत्तारूढ़ गठबंधन में एकता का संदेश देना चाहते हैं, ताकि महाराष्ट्र बीजेपी को मिली बड़ी सफलता के बावजूद उसके साथी दलों में किसी प्रकार की असुरक्षा का भाव न पनपे। महाराष्ट्र की 27 महानगर पालिकाओं सहित अनेक नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव भी होने हैं, जिसको देखते हुए पीएम का ये संबोधन अहम माना जा रहा है। वहीं आज प्रधानमंत्री नवी मुंबई के खारघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। इस्कॉन की देखरेख में बना ये मंदिर 9 एकड़ में फैला है। इस मंदिर परिसर में कई देवताओं की प्रतिमा, एक वैदिक शिक्षा केंद्र, प्रस्तावित संग्रहालय और सभागार और एक उपचार केंद्र शामिल है। दिल्ली चुनाव के दौरान आतंकी हमले का अलर्ट। जी हां, नेताओं को निशाना बना सकते हैं आतंकी। खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर पूर्व सीएम समेत कई नेता माहौल खराब करने के लिए टारगेट कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, किस वजह से ये आशंका जताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए विदेश में बैठे खालिस्तानी लगातार हिंदुस्तान में किसी भी तरीके से, खास तौर से पंजाब में, दिल्ली के अंदर स्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी खुफिया एजेंसी के पास ये है कि दरअसल दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव को लेकर कैंपेनिंग चल रही है, उस दौरान किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे हैं कुछ खालिस्तानी आतंकी, और इसी को लेकर ये अलर्ट दिया गया, जिसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि कुछ जो पूर्व नेता हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो मौजूदा नेता है उनको टारगेट किया जा सकता है, भीड़ को टारगेट किया जा सकता है। तो ऐसे में पुलिस की गुजारिश है कि कम से कम लोगों के साथ जो नेता हैं वो अपनी कैंपेनिंग करें। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं उनकी जो सुरक्षा है उसको भी रिव्यू किया गया है। जी तो देखिए, दिल्ली चुनाव के दौरान आतंकी हमले का अलर्ट है, इसकी जानकारी मिल रही है। और वही शराब घोटाले में केजरीवाल पर केस चलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को परमिशन मिली है, गृह मंत्रालय ने ईडी को परमिशन दी है। तो शराब घोटाले में केजरीवाल को लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि मुसीबत बढ़ने वाली है केजरीवाल की। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को परमिशन मिल गई है केजरीवाल पर केस चलाने की। चुनाव के बीच केजरीवाल के लिए एक बुरी खबर। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव है और इस ऊपर से अब जो गृह मंत्रालय है उसने अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुकदमा चलाने की जो मंजूरी है वो दे दी है।
दरअसल ईडी ने पिछले साल ही जो शराब घोटाला था उसको लेकर अपनी चार्जशीट दायर करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक जो कंसर्न अथॉरिटी है उसकी तरफ से परमिशन नहीं मिल जाती तब तक ये मुकदमा यानी कि आगे ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। अब ऐसे में जब आगे परमिशन मिल गई है अब गृह मंत्रालय की, और जो अरविंद केजरीवाल है वो पहले से जमानत पर है, तो अब आगे इस केस के अंदर अरविंद केजरीवाल पर ट्रायल चलाया जा सकता है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए। तो शराब घोटाले में केजरीवाल पर केस चलेगा और ईडी को इस बात की परमिशन भी मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा पूरा मामला था जिसमें अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ सकती है। दिल्ली विधानसभा के लिए कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली विधानसभा के लिए कांग्रेस अब तक 63 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ को पटेल नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। गांधीनगर से कमल अरोड़ा को टिकट दिया गया है। घोड़ा सीट से भीष्म शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। किरानी सीट से कांग्रेस ने राजेश गुप्ता को टिकट दिया है। गोकलपुर सीट से ईश्वर बगाड़ी को टिकट दिया गया है। हरिनगर से प्रेम शर्मा, जनकपुरी से हरबानी कौर, विकासपुरी से जितेंद्र सोलंकी, नजफगढ़ से सुषमा यादव, पालम सीट से मांगेराम, आरकेपुरम से विशेष टोकस, ओखला से अरीबा खान, विश्वास नगर से राजीव चौधरी, गांधीनगर से कमल अरोड़ा, शादरा से जगत सिंह, मॉडल टाउन से कुंवर कमल सिंह, मुंडका से धर्मपाल लकड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। और वहीं दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी संग्राम जारी है। राहुल गांधी ने कल रिठाला में आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस जैसी दिल्ली है। बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर राहुल गांधी रिठाला में पूर्वांचलियों के बीच पहुंचे। पूर्वांचलियों के साथ बैठकर दही चूड़ा खाया। वहां मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने राहुल गांधी को दही चूड़ा खिलाया। राहुल गांधी ने भी बुजुर्गों को दही चूड़ा खिलाया। दही चूड़ा खाने के बाद राहुल गांधी रिठाला में चौड़े नाले के पास पहुंचे और केजरीवाल सरकार के विकास पर तंज कसा। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस जैसी दिल्ली है। सब जगह यही हाल है। इतना टेम्परेरी और इसके लिए मैंने भी जल्दी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर 6 महीने के अंदर कैसे है क्या। दिल्ली में करीब 22% पूर्वांचली वोटर्स हैं, जिन पर कांग्रेस, बीजेपी और आप तीनों की नजर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर पूर्वांचलियों के वोट काटने का आरोप लगाया। संजय सिंह उठ के यहाँ आ जाए अपना बंगला साहब रोड पे तो ठीक है, अवध ओझा नोएडा से उठ के दिल्ली आ जाए तो ठीक है, लेकिन ये गरीब मजदूर पूर्वांचल के भाई बहन आते हैं तो उनका वोट काटने की एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर अपने नेताओं को चेन बांटने का आरोप लगाया। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। दिल्ली में स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल के खुलासे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे। जो समाचार उपलब्ध हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हैं, उससे बहुत गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। पुलिस को भी जो जानकारी नहीं है, पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है, पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के स्कूलों को मिल रही धमकी मामले में पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पिता का बैकग्राउंड एक ऐसे एनजीओ से जुड़ा है जो अफजल गुरु की फांसी को लेकर सवाल उठाता रहा है। पुलिस के खुलासे के बाद दिल्ली चुनाव में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपना थीम सॉन्ग भोजपुरी में लॉन्च किया है, जिसका टाइटल है फिर से केजरीवाल की जरूरत। राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, फिर से केजरीवाल के जरूरत आइल।
दिल्ली विधानसभा में पूर्वांचली वोटर जीत के लिए बहुत अहम है। दिल्ली में करीब 25% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर हैं। करीब 20 सीटों पर जीत हार तय करते हैं। इसीलिए सभी पार्टियां पूर्वांचलियों को साधने में जुटी हैं। दिल्ली में आज से कांग्रेस मुख्यालय का पता बदल जाएगा। 45 साल बाद कांग्रेस मुख्यालय आज 24 अकबर रोड से शिफ्ट होगा। 9 कोटला मार्ग अब यही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का नया पता है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी आज कांग्रेस के नए मुख्यालय का इंदिरा भवन का उद्घाटन करेंगी। सुबह 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कांग्रेस का नया मुख्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस है। 9 कोटला मार्ग पर स्थित इंदिरा गांधी भवन को पार्टी और उसके नेताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि नए ऑफिस में क्या क्या है। कांग्रेस का नया कार्यालय 6 मंजिला है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर बाईं तरफ हाईटेक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। बीच में हाफ सी सेफ में रिसेप्शन बना है। उसके ठीक पीछे कार्यकर्ताओं के खाने पीने के लिए कैंटीन बनाई गई है। दाईं तरफ मीडिया प्रभारी का दफ्तर है। टीवी डिबेट के लिए छोटे छोटे साउंड प्रूफ चैम्बर बने हैं। उसके बगल में पत्रकारों के बैठने का कमरा है। फर्स्ट फ्लोर पर कार्यक्रमों के लिए एक बड़ा हाईटेक ऑडिटोरियम बनाया गया है। साथ ही किसान विभाग, डेटा विभाग जैसे विभागों के प्रमुखों के दफ्तर हैं। सेकंड फ्लोर पर राष्ट्रीय सचिवों के लिए 24 कमरे बने हैं। थर्ड फ्लोर पर स्वतंत्र प्रभार वाले प्रभारियों के लिए 18 कमरे तैयार किए गए हैं। फोर्थ फ्लोर पर संगठन महासचिव और कोषाध्यक्ष समेत पार्टी महासचिवों के लिए 12 बड़े कमरे बनाए गए हैं। फिफ्थ फ्लोर पर 3 बड़े दफ्तर बनाए गए हैं। एक पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए, दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए और तीसरा राहुल गांधी के लिए। हर फ्लोर के बीच में एक लॉबी बनी है, जिसे वेटिंग स्पेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सूत्रों की माने तो ऑफिस के डिजाइन में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के अखनूर से पाकिस्तान को चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। रक्षा मंत्री ने और क्या कहा, सुनिए। दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आई। और देखिए बड़ी खबर है, पीएम मोदी महाराष्ट्र दौरे पर रवाना हो गए हैं। 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुंबई में इस्कॉन मंदिर का करेंगे उद्घाटन। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और महाराष्ट्र दौरे के लिए वो रवाना हो चुके। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम और साथ ही 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। तो तस्वीरें सामने आ गई हैं। मुंबई निकलते हुए प्रधानमंत्री, ये देखिए आज मुंबई में इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और साथ ही साथ 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। मुंबई में एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल एक महिला की हालत गंभीर है। नवी मुंबई के तलोजा MIDC क्षेत्र में ये भयानक हिट एंड रन हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार वाहन चालक ने 2 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला सड़क के किनारे चल रही थी और एक युवक भी उसी रास्ते पर जा रहा था। अचानक पीछे से एक कार तेज गति से आती है और दोनों को इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि वे काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। इस हादसे में 27 साल के लालू दास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 44 साल की प्रेमिला दास को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। तलोजा पुलिस ने हिट एंड रन के आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल छूटने के कारण हादसा हुआ। हालांकि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी चालक नशे की हालत में तो नहीं था। इसके लिए ब्लड सैंपल लिए गए हैं। वहीं आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसे तेज झपकी आ गई, जिससे गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा और ये हादसा हो गया। वहीं कानपुर में एक सिरफिरे ने सड़क चलती 2 लड़कियों को बाइक से टक्कर मार दी, या यूं कहें कि कुचलने की कोशिश की तो गलत नहीं होगा। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 लड़कियां सड़क पर जा रही हैं। पीछे से युवक बाइक पर आता है और जोरदार टक्कर मारकर युवक भाग जाता है। कहा जा रहा है कि सिरफिरे युवक ने लड़कियों को पहले धमकी भी दी थी।
बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के दही चूड़ा भोज में आमंत्रित उन्हें किया था, लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो चिराग पासवान वहां मौजूद नहीं थे। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर हर साल की तरह चूड़ा दही भोज इस बार भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मकर संक्रांति के दिन लालू आवास में जहां चूड़ा दही का भोज बिना तामझाम का नजर आया, वहीं इस बार चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास की तरफ से भव्य तैयारी की गई थी। नीतीश कुमार भी आमंत्रित किए गए थे। नीतीश कुमार सुबह 9:45 बजे पहुंच गए। उस समय चिराग पासवान भी वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि वहां प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री की अगवानी की। नीतीश रामविलास पासवान की प्रतिमा पर फूल अर्पित करके निकल गए। हालांकि बाद में चिराग भी पहुंचे और नीतीश को अपना अभिभावक बताया। वो आए, उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। गठबंधन के नेता हैं, ऐसे में उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति ही एक बड़ी बात है। हालांकि मकर संक्रांति के मौके पर इस खबर के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का बयान भी खूब सुर्खियों में रहा। मकर संक्रांति के बाद बहुत उलटफेर हुआ है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नकली चाय पत्ती की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के अलीगंज के फैजुल्लागंज में नकली चाय की पत्ती बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। सूचना के बाद लखनऊ खाद्य विभाग और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने नकली चाय पत्ती की फैक्ट्री में छापा मारा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली चाय पत्ती और उसे बनाने का सामान बरामद हुआ है। कई ब्रांडेड चाय पत्ती कंपनियों के रैपर भी बरामद किए गए हैं, जिसमें नकली चाय पत्ती भरकर असली के नाम पर बेचा जा रहा था। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री में बनाई जा रही नकली चाय पत्ती को जब्त कर लिया। एसटीएफ ने फैक्ट्री के मालिक और एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। और अब 3 ऐसी खबर जिसमें गंभीर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। देखिए 90 सेकंड की रिपोर्ट। बिहार के श्रम मंत्री संतोष कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। एक व्यक्ति ने फोन करके 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया। 30 लाख रुपया भिजवा दो। तो मैंने कहा जो फैक्ट है, अगर तुम्हारा बाप कमा के रखा है कि 30 लाख भिजवा दें। मैसेज किया कि बाबा सिद्दीकी जैसा बाबा का चित्र और सिद्दीकी का तुम चित्र देखा होगा, तुम्हारा भी हाल वही होगा, नहीं तो 30 लाख रुपया भिजवा दो। यहाँ दवा दुकान में बदमाशों ने आग लगा दी। आग से दुकान में रखी सारी दवाएं जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाढ़ अनुमंडल के बेलची थाना क्षेत्र के बाघा टेला बाजार में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने इस मेडिकल स्टोर को आग के हवाले कर दिया। इस अग्निकांड में दुकान में रखी दवाइयाँ, फ्रिज, एक मोटरसाइकिल और दूसरे दस्तावेज पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। घटना की सूचना गश्त कर रही पुलिस ने मेडिकल दुकानदार को दी और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में दबंगों में कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है। सादुल्लापुर गांव में बेखौफ दबंगों ने मामूली कहासुनी में घर के बाहर जमकर गोलियां बरसाई। कार सवार दबंगों ने जमकर फायरिंग की। इस घटना को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद से परिवार दहशत में है। घटना इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के सादुलपुर की है, जहां मामूली कहासुनी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब खबर खेल की दुनिया से। बीसीसीआई क्रिकेटर्स के प्रदर्शन को लेकर एक्शन मोड में है और इस सख्ती का असर बड़े बड़े क्रिकेटर्स पर पड़ने वाला है। कमजोर प्रदर्शन और टीम इंडिया की करारी हार के बाद बीसीसीआई कुछ नए नियम लागू कर सकता है। एजीएम यानी सालाना जनरल मीटिंग के दौरान बीसीसीआई ने कई बड़े फैसलों पर विचार किया है। बीसीसीआई के इन बदलावों में सबसे ज्यादा चर्चा उस नियम की है जो सीधे क्रिकेटर्स और उनकी पत्नी से जुड़ा है। अब टीम इंडिया का कोई भी क्रिकेटर किसी भी विदेश दौरे में पूरी अवधि तक अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता। अब तक क्रिकेटर्स को पूरे दौरे के दौरान परिवार और पत्नी के साथ रहने की अनुमति थी। अगर 45 या इससे ज्यादा दिन का टूर हुआ तो क्रिकेटर का परिवार और पत्नियां सिर्फ 14 दिन ही साथ रह पाएंगे, पूरे टूर पर नहीं। अगर ये दौरा 45 दिन से कम हुआ तो खिलाड़ियों का परिवार और पत्नियां सिर्फ 7 दिन साथ रह सकेंगे, इससे ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। बीसीसीआई का एक और नियम ये है कि प्रत्येक खिलाड़ी को टीम की बस से यात्रा करनी होगी। मतलब ये है कि किसी भी खिलाड़ी को गाड़ी से सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि हाल में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को 3-1 से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कई बड़े खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे।
मेहंदीपुर बालाजी के एक धर्मशाला के कमरे में 4 शव मिले हैं। धर्मशाला के कर्मचारी ने सफाई के दौरान शवों को देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेहंदीपुर बालाजी के रामकृष्ण धर्मशाला में 2 शव बिस्तर पर और 2 जमीन पर थे। पुलिस को शक है कि ये सामूहिक आत्महत्या या जहरीली चीज खाने से मौत का मामला हो सकता है। एफएसएल टीम जांच कर रही है। कमरा उत्तराखंड के देहरादून निवासी नितिन कुमार के नाम से बुक कराया गया था। उसने आधार कार्ड से अपनी पहचान दी थी। कमरे में 2 महिलाएं और 2 पुरुष ठहरे थे। रूम नंबर 119 में मिले 4 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। सभी मृतक रायपुर के रहने वाले हैं और एक ही परिवार के लोग हैं। मृतकों में सुरेंद्र कुमार पुत्र ताराचंद उपाध्याय, सुरेंद्र की पत्नी कमलेश, बेटा नितिन कुमार और बेटी नीलम शामिल है। कट्टरपंथियों की बैसाखी के सहारे चल रही बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर खतरा मंडराने लगा है और इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश से 3 बड़ी खबरें हैं। इन तीनों खबरों का निचोड़ ये है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार बहुत जल्दी गिर सकती है, जिसकी पहली वजह है सेना में बगावत। ये यूनुस के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बांग्लादेश की सेना 3 धड़े में बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह है शेख हसीना और खालिदा जिया की जोड़ी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दोनों महिला लीडर यूनुस को सत्ता से बेदखल करने के लिए फिर से साथ आ सकती हैं। यूनुस के लिए ये दूसरा बड़ा खतरा खड़ा होगा। वहीं तीसरी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका। ऐसा कहा जाता है कि बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका के समर्थन से यूनुस सरकार बनी थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप यूनुस सरकार के भविष्य का फैसला करेंगे। बहुत मुमकिन है कि ट्रंप के इस कोशिश में यूनुस को अपनी कुर्सी गंवानी पड़े। वैसे भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद ट्रंप बयान दे चुके हैं। इसकी कीमत यूनुस सरकार को चुकानी पड़ सकती है। माना जा रहा है कि ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के 15 दिन बाद बांग्लादेश पर कड़ा फैसला ले सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव का संकेत दे दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को वॉशिंगटन बुलाने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन से खालिदा जिया की बीएनपी के नेताओं की ये मीटिंग 5 से 6 फरवरी को हो सकती है, यानी 22 दिन बाद होने वाली इस बैठक के बाद ये प्रबल संभावना है कि ट्रंप मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने का दबाव बना सकते हैं। और अब खबर कृष्ण की नगरी मथुरा से, जहां एक दुखद घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में भीषण हादसा हुआ है। वृंदावन स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र में मंगलवार को एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर सेफ्टी सिस्टम से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि बस तेलंगाना से आए श्रद्धालुओं को लेकर महाकुंभ में स्नान कराने के बाद लौट रही थी। आग का कारण बस में बीड़ी जलाना बताया जा रहा है। बस में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के दौरान यात्रियों ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। और अब वक्त तो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं रूस से आई खबर के साथ। पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। रूस के दागेस्तान में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। तस्वीर आप देखिए इस अग्निकांड की। रिहायशी घरों तक आग फैली और इसने विकराल रूप धारण कर लिया। ये तस्वीरें रूस के दागेस्तान से आई हैं, जहां गोदाम में आग लगी और धीरे धीरे ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग से भारी तबाही और आग विकराल होती जा रही है। कई घरों को नुकसान पहुंचाया अब तक इस आग ने। आगजनी के बीच हादसे भी हुए हैं। 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हर रोज़ ये आग बढ़ती ही जा रही है, भयानक रूप लेती जा रही है। लॉस एंजलिस की आग हर दिन नई तबाही मचा रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए किस तरह से घरों, मकानों और अलग अलग इलाकों में ये आग फैलती जा रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान ये आग पहुंचा रही है। ये आग और विकराल हुई है। कई घरों को इसने अपनी चपेट में लिया है। 20 से ज़्यादा लोगों की इस आग में अब तक मौत हो चुकी है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स के जंगल में भीषण आग लग गई है। रिहायशी इलाकों की ओर यह आग तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। जंगल को भारी नुकसान हुआ है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है।
y a veces. तो अर्जेंटीना से तस्वीरें सामने आई हैं। ब्यूनस आयर्स के जंगलों में ये भयानक आग लगी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि आग रिहायशी इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रही है, जिससे नुकसान का और डर है। हालांकि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, आग पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग है इथियोपिया से। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद तेजी से लावा बहता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरों में किस तरह से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। वोल्केनो इरप्शन के बाद से ये लावा बहता हुआ दिखाई दे रहा है और ज्वालामुखी विस्फोट से लोगों में दहशत है। प्रशासन अलर्ट पर है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के वेंचुरा काउंटी के जंगल में आग लगी है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जंगल के आसपास का इलाका खाली करा लिया गया है ताकि इन इलाकों में इस आग की वजह से नुकसान न हो। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है उत्तर प्रदेश से। मथुरा में वृंदावन में खड़ी बस में अचानक से आग लग गई। वीडियो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इस बस में अचानक से आग लग गई। पूरी बस दूधू कर जल रही है। तेलंगाना से दरअसल श्रद्धालुओं को लेकर के वृंदावन ये बस आई थी। बस में मौजूद श्रद्धालुओं का सामान जला। हालांकि कोई हताहत नहीं है। गनीमत इस बात की आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन बस बुरी तरह से जल गई। मथुरा वृंदावन के पास की एक घटना है, जहां एक खड़ी बस में अचानक आग लग गई। तेलंगाना से श्रद्धालु मथुरा आए थे। गनीमत इस बात की है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बस पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। अमेरिका के एटलांटा हवाई अड्डे पर डेल्टा एयरलाइंस के विमान में हड़कंप मच गया है। विमान के उड़ने के दौरान आई खराबी। 200 यात्रियों को निकाला गया है। विमान से लोगों के निकलकर भागने का वीडियो वायरल हो रहा है। विमान मिनियापोलिस जा रहा था। प्रवासियों का फ्रांसीसी थिएटर छोड़ने से इनकार। दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा थिएटर। 250 अफ्रीकी प्रवासियों का थिएटर के बाहर प्रोटेस्ट। अर्जेंटीना में बच्चे के पिता को ढूंढने का वीडियो सामने आया है। भीड़ में गुम हुए बच्चे के पिता की मदद के लिए आए लोग। बिहार के वैशाली में पुलिस की गाड़ी ने शख्स को टक्कर मार दी। दुकान से भी टकराई गाड़ी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेरा है। गाड़ी चलाना सीख रहे थे इंस्पेक्टर। वैशाली से वीडियो सामने आया है। पुलिस की गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाना इंस्पेक्टर को सिखाया जा रहा था। इंस्पेक्टर गाड़ी चलाना सीख रहे थे और उसी दौरान एक शख्स को टक्कर मार दी। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। बुल्गारिया के स्वेतलया में मनाया गया पारंपरिक सूरवा फेस्टिवल। टॉर्च जलाकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ लोगों का डांस। नए साल में बेहतर जीवन की कामना के लिए सदियों से आयोजित होता रहा है ये फेस्टिवल, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। मॉन्टेनेग्रो में बर्फीले तूफान से भारी नुकसान हुआ है। तूफान के चलते कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। सड़कों पर टूटकर पेड़ गिरे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने की कोशिश, यहां से निकालने की कोशिश जारी है।
13वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के मिशिगन में कड़ाके की ठंड से पूरी की पूरी झील ही जम गई। पानी के झील में तैरती नजर आई बर्फ और झील के किनारे ऊपर दिखी बर्फ की परत। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के शिकागो में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी, पारा शून्य से नीचे लुढ़का। बर्फबारी से बिगड़े हालात। बर्फबारी से कई रास्तों पर आवाजाही ठप हो चुकी है। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। फ्रांस में मायट की सड़कों पर सैलाब, भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी। सड़कों के साथ घरों में भारी जल भराव। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। दक्षिण पूर्वी ब्राजील में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात है। बाढ़ के बीच लैंडस्लाइड हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई है। 9 राज्यों में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ के बीच लैंडस्लाइड का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। जानकारी यह है कि हादसे में 11 लोगों की मौत भी हो गई है। दक्षिण पूर्वी ब्राजील में भारी बारिश हुई है, जिसके बाद बाढ़ के हालात हैं। और ये अगला वीडियो आपको दिखा रहे हैं। मगरमच्छ के जानलेवा हमले से बच गया ज़ेब्रा। पानी में मगरमच्छ से लड़ाई करता दिखा ज़ेब्रा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग का नया वीडियो सामने आया है। आग बुझाने की कोशिशों में जुटा प्रशासन। रिहायशी इलाके खाली करने का काम जारी है। तो रिहायशी इलाकों तक आग पहुंच गई है और इसलिए रिहायशी इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग का नया वीडियो सामने आया है, जहां प्रशासन की पूरी टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। रूसी फोर्स पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक में रूसी टैंक तबाह हो गया है। जंग के बीच गाजा में मनाया गया जश्न। सड़कों पर आकर नाचते दिखे स्थानीय लोग। सीज फायर की खबरों के बीच मनाया जश्न।